हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो हैरी पॉटर और पारस पत्थर के अध्याय नंबर 12 पर होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साथ ही अगर आपकी कोई ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस अध्याय को। अध्याय 12 शाहीबाग का दर्पण। क्रिसमस आ गया था। दिसंबर के मध्य में एक सुबह हॉगवर्ट्स में जब लोगों की नींद खुली तो उन्होंने देखा चारों तरफ कई फुट ऊंची बर्फ जमी थी। झील जमकर ठोस हो गई थी और बिजली बंदूकों को इस बात के लिए सजा दी गई थी कि उन्होंने बर्फ के कई गोलों पर जादू किया था ताकि वे कुरेल के पीछे पीछे घूमते रहें और उनकी पगड़ी के पीछे पीछे टकराते रहें। जो गिने चुने उल्लू इस तूफानी आसमान से जूझते हुए चिट्ठियां लेने के लिए आए थे, उन्हें हैग्रिड ने स्वस्थ किया ताकि वे दोबारा उड़ने के काबिल हो पाएं। सभी बेसब्री से छुट्टियां शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। हालांकि गणद्वार के बड़े हॉल में आग धधकती रहती थी, परंतु हवादार गलियारे बर्फ हो चुके थे और क्लास तीखी हवा खिड़कियों पर हिलाकर रख देती थी। सबसे बुरी बात प्रोफेसर स्नेप की क्लास की थी, जो तहखाने में लगती थी। यहाँ जब विद्यार्थी की सांस बाहर निकलती थी तो कोहरा बन जाता था और वे अपनी गर्म कढ़ाइयों के पास जितने सटकर रह सकते थे रहने की कोशिश करते थे। मुझे बहुत अफसोस होता है, ड्रेको मैल्फॉय ने एक दिन जादुई काढ़े की क्लास में कहा। मुझे उन लोगों के लिए बहुत अफसोस होता है जिन्हें क्रिसमस में हॉगवर्ट्स में ही रुकना पड़ रहा है, क्योंकि घर पर वे किसी को उनकी ज़रूरत नहीं है। यह कहते समय वह हैरी की तरफ देख रहा था। क्रैब और गॉयल ही करके हंसने लगे। हैरी लॉयन फिश के कांटे का चूर्ण तौल रहा था। उसने इसे अनसुना कर दिया। क्विडिच के मैच के बाद से मैल्फॉय और ज्यादा कड़वी कड़वी बातें बोलने लगा था। वह नागशक्ति के हार जाने पर दुखी था, इसलिए उसने हर एक को यह कहकर हंसाने की कोशिश की कि किस तरह एक चौड़े मुंह वाले मेंढक को हैरी की जगह अगर खोजी बनाया जाएगा। परंतु उसने देखा कि कोई भी इस पर हंसा नहीं, क्योंकि सभी इस बात से प्रभावित थे कि हैरी अपनी झटके दे रही जादुई झाड़ू को बहुत अच्छे तरीके से पकड़े था। इसलिए ईर्ष्या और गुस्से से भरे मैल्फॉय अब हैरी को इस बात के लिए ताना मार रहा था कि उसका कोई परिवार नहीं था। यह सच था, हैरी क्रिसमस के लिए प्रिवेट ड्राइव में नहीं जा रहा था। प्रोफेसर मैगोनिकल पिछले सप्ताह उन विद्यार्थी की सूची बनाने के लिए आई थी जो क्रिसमस की छुट्टियों में हॉगवर्ट्स में रुकेंगे, और हैरी ने तत्काल साइन कर दिया। उसे इस बात का जरा भी दुख नहीं था। यह शायद उसका अब तक का सबसे अच्छा क्रिसमस रहेगा। रॉन और उसके भाई भी वहीं रुक रहे थे, क्योंकि मिस्टर और मिसेस बीजली चार्ली से मिलने के लिए रोमानिया जा रहे थे। जब काढ़े की क्लास के बाद वे लोग तहखाने से निकले तो उन्होंने देखा कि आगे वाले गलियारे में फर का एक बड़ा पेड़ बीच में रास्ता रोककर खड़ा है, जिसके पीछे दो बड़े पैर निकले दिखाई दे रहे हैं। और वे एक मोटी आवाज ने उन्हें बताया कि उसके पीछे हैग्रिड था। नहीं, चलो। हेलो हैग्रिड, मदद चाहिए? रॉन ने शाखाओं में अपना सिर डालते हुए पूछा। नहीं, हम ठीक हैं रॉन, धन्यवाद। क्या तुम रास्ते से हटोगे? मैल्फॉय ने बीच से ठंडे धीमे लहजे से कहा। क्या तुम पैसे कमाने की जुगाड़ में लगे हो बीजली? मुझे लगता है तुम हॉगवर्ट्स से निकलने के बाद यहाँ पर रखवाला बनने का ख्वाब देख रहे हो। वैसे तुम्हारे परिवार जितने बड़े घर में रहते हैं उसकी तुलना में तुम्हें हैग्रिड की झोपड़ी महल की तरह लगी। जैसे ही रॉन ने मैल्फॉय की तरफ छलांग लगाई, स्नेप सीढ़ियों के ऊपर चढ़कर बोले। बीजली। रॉन ने तुरंत मैल्फॉय के दुशाले के सामने वाले हिस्से को छोड़ दिया। उसे उत्तेजित किया गया था। प्रोफेसर स्नेप, हैग्रिड ने पेड़ के पीछे से अपना बड़ा बालों वाला सिर बाहर निकालते हुए कहा। मैल्फॉय उसके परिवार का अपमान कर रहा था। चाहे जो भी हो, लड़ाई करना हॉगवर्ट्स के नियम के खिलाफ है हैग्रिड, इसने अपनी चिकनी चुभी आवाज में कहा। गणद्वार के 5 पॉइंट कम हो गए वीजली, और एहसान मानो मैंने ज्यादा पॉइंट नहीं काटे। अब तुम सब यहाँ से चलते नजर आओ। मैल्फॉय, क्रैब और गॉयल पेड़ को धक्का मारते हुए चल दिए, जिस वजह से चारों तरफ कांटे बिखर गए। वे लोग हंस रहे थे। मैं उसे देख लूंगा, रॉन ने मैल्फॉय की पीठ के पीछे से अपने दांत किटकिटाते हुए कहा। एक ना एक दिन मैं उसे देख लूंगा। मुझे उन दोनों से नफरत है, हैरी ने कहा।
मैलफॉय और स्नेप, चलो खुश हो जाओ, क्रिसमस आने वाला है। हैग्रिड ने कहा, तुम्हें क्या बताऊं, तुम हमारे साथ चलो और खुद देखकर बड़े हॉल को देखो, वह कितना बढ़िया लग रहा है। इस पर हैरी, रॉन और हरमाइनी हैग्रिड के को और उसके पेड़ के पीछे पीछे बड़े हॉल में चल दिए, जहां प्रोफेसर मैकगोनागल और प्रोफेसर फ्लिटविक क्रिसमस की सजावट में जुटे थे। हैग्रिड, आखिरी पेड़, इसे दूर वाले कोने पर रख दो। हॉल की सजावट देखने लायक थी। दीवारों पर शूलफड़ियों और मिसलटों के बंधनवार सजे थे और कमरे के चारों तरफ 12 ऊंचे क्रिसमस ट्री थे, जिनमें से कुछ तो बर्फ के छोटे छोटे टुकड़ों के कारण चमक रहे थे और कुछ सैकड़ों मोमबत्तियों के कारण। तुम्हारी छुट्टियां शुरू होने में अब कितने दिन बचे हैं? हैग्रिड ने पूछा। सिर्फ एक, हरमाइनी ने कहा। और इससे मुझे याद आया, हैरी, रॉन, लंच से पहले हमारे पास आधा घंटा है, हमें लाइब्रेरी में होना चाहिए। अरे हाँ, तुम ठीक कह रही हो, रॉन ने अपनी आंखों से प्रोफेसर फ्लिटविक से हटाते हुए कहा, जो छड़ी से सुनहरे बुलबुले निकालकर उन्हें नए पेड़ों की डालियों पर सजा रहे थे। लाइब्रेरी, हैग्रिड ने हॉल के बाहर उनके पीछे आते हुए कहा। छुट्टियों से ठीक पहले पढ़ने के लिए बहुत उतावले हो क्यों? अरे हम लोग पढ़ नहीं रहे हैं हैग्रिड, हैरी ने उसे उत्सुकता से बताया। जब से तुमने निकोलस फ्लेमेल के बारे में बताया है, तभी से हम यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि वह कौन है। क्या? हैग्रिड को जैसे जोरदार झटका लगा। सुनो, हमने तुम्हें जो बताया उसे भूल जाओ। तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि कुत्ता किस चीज़ की रखवाली कर रहा है। हम तो सिर्फ यह जानना चाहते कि निकोलस फ्लेमेल कौन है, बस इतना ही, हरमाइनी बोली। बशर्ते तुम हमें यह बताकर हमारी मेहनत ना बचा दो, हैरी ने जोड़ दिया। हम पहले ही सैकड़ों किताबें छान चुके हैं और हमें उसका नाम कहीं नहीं मिला। बस हमें थोड़ा सा सुराग दे दो। मैं जानता हूँ मैंने उसका नाम कहीं पर पढ़ा है। हम कुछ नहीं बताएंगे, हैग्रिड ने साफ साफ जवाब दिया। तब तो हमें खुद ही खोजना पड़ेगा, रॉन ने कहा, और हैग्रिड को बेचैन हालत में छोड़कर वे तेजी से लाइब्रेरी की तरफ चल दिए। जब से हैग्रिड के मुंह से उसका नाम गलती से निकला था, तब से वे सचमुच किताबों में फ्लेमेल का नाम खोज रहे थे, क्योंकि इसके सिवाय किसी और तरीके से उन्हें यह मालूम नहीं पड़ सकता था कि स्नेप किस चीज़ को चुराने की कोशिश कर रहा। समस्या यह थी कि यह जानना कि बहुत मुश्किल था कि वह कहाँ से शुरू किया जाए और कहाँ पर उसका अंत होगा, क्योंकि वे यह नहीं जानते थे कि किताब में अपना नाम लाने के लिए फ्लेमेल ने क्या किया था। उसका नाम 20वीं शताब्दी के महान जादूगर या हमारे समय के उल्लेखनीय जादुई नामों में भी नहीं था। उसका नाम महत्वपूर्ण आधुनिक जादुई खोजों और जादूगरों में आधुनिक विकास का अध्ययन में भी नहीं था। और जाहिर है, लाइब्रेरी का आकार भी एक समस्या थी। इसमें लाखों किताबें थी, हजारों शेल्फ थे, सैकड़ों सकरी लाइनें थी। हरमाइनी ने उन विषयों और शीर्षकों की सूची निकाली जिन्हें देखने का उसने फैसला किया था। रॉन किताबों की एक लाइन में गया और यूं ही किसी भी शेल्फ से किताबें निकालकर देखने लगा। हैरी उस हिस्से की तरफ टहलता हुआ गया जहां जाना मना है। वहां कुछ समय से वह सोच रहा था कि कहीं फ्लेमेल का नाम यहाँ तो नहीं। दुर्भाग्य से इन किताबों को देखना मना है। इन्हें देखने के लिए आपको किसी टीचर की खास तौर पर साइन की हुई पर्ची की जरूरत थी। वह जानता था कि उसे ऐसी कोई भी पर्ची नहीं मिलेगी। इन किताबों में बहुत ताकतवर काला जादू है जो हॉगवर्ट्स में नहीं पढ़ाया जाता। वे पुराने विद्यार्थियों ही इन किताबों को पढ़ सकते थे जो गुप्त कलाओं से रक्षा के विषय में आगे की पढ़ाई करते थे। तुम क्या खोज रहे हो लड़के? कुछ नहीं, हैरी ने कहा। मैडम पिंस यानी लाइब्रेरियन ने उसकी तरफ पंखों का डस्टर दिखाते हुए कहा। तो फिर तुम बाहर निकल जाओ, चलो बाहर। यस, वो सोच रहा था कि उसे जल्दी से कोई अच्छी सी कहानी या बहाना बनाने के लिए मिल जाए। हैरी मन मारकर लाइब्रेरी से बाहर निकल गया। वह, रॉन और हरमाइनी पहले से ही इस बात से सहमत थे कि मैडम पिंस से यह पूछना ठीक नहीं होगा कि उन्हें प्रोफेसर फ्लेमेल के बारे में जानकारी कहाँ से मिल सकती थी। उन्हें विश्वास था कि वे बता सकती थी, परंतु वे यह जोखिम नहीं लेना चाहते थे कि स्नेप यह जान जाए कि वे किस बारे में जानकारी हासिल करना चाहते थे। हैरी ने यह देखने के लिए बाहर गलियारे में इंतजार किया कि बाकी दोनों को कुछ मिल जाए, परंतु उसे बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं थी। वे 15 दिनों से ढूंढ रहे थे। चूंकि उन्हें 2 क्लासों के बीच में थोड़ा सा ही समय मिल पाता था, इसलिए इसमें हैरान की बात नहीं थी कि उन्हें कुछ भी नहीं मिला था। इसके लिए उन्हें दरअसल एक लंबी खोज की ज़रूरत थी, जब मैडम पिंस उनकी गर्दन के पीछे ना खड़ी हो। 5 मिनट बाद रॉन और हरमाइनी अपनी गर्दन हिलाते हुए उनके पास आए। फिर वे लंच के लिए चले गए। जब मैं चली जाऊंगी तो तुम लोग देखते रहोगे, है ना? हरमाइनी ने कहा। और अगर तुम्हें कुछ मिल जाए तो मुझे उल्लू भेज देना।
और तुम अपने माता पिता से पूछ सकती कि फ्रीमेल कौन है। रॉन ने कहा, उनसे पूछना सुरक्षित रहेगा, बहुत ही सुरक्षित, क्योंकि वे दोनों दांतों के डॉक्टर हैं। हरमाइनी ने कहा। एक बार छुट्टियां शुरू हो गई तो रॉन और हैरी का समय इतना अच्छा बीतने लगा कि वे फीमेल के बारे में लगभग भूल ही गए। पूरा कमरा उनके कब्जे में था और हॉल भी आम दिनों की तुलना में बहुत ज़्यादा खाली था, इसलिए वे आग के पास वाली अच्छी कुर्सियों पर बैठ सकते थे। वे घंटों बैठकर कुछ ना कुछ ऐसा खाते थे जिसे वे लंबे हत्थे वाले कांटे से भून सकें। ब्रेड, कंपोस्ट, मार्शमैलोज और ऐसे उपाय सोचते रहते थे जिनसे मेल्फॉय को स्कूल से निकलवाया जा सके। हालांकि वे जानते थे कि यह उपाय उतने सफल नहीं होंगे, परंतु इनके बारे में बातें करना बहुत मज़ेदार था। रॉन ने हैरी को जादुई शतरंज सिखाना शुरू कर दिया। यह बिल्कुल मगलुओं के शतरंज की तरह थी। फर्क सिर्फ इतना था कि इसमें जिंदा मोहरे से खेला जाता था, जो एक तरह से युद्ध के सैनिकों को आदेश देने की तरह था। रॉन के पास की हर चीज इस तरह की शतरंज में उसे परिवार की किसी और सदस्य से मिली थी। इस मामले में उसके दादाजी से मिली थी। बहरहाल पुराने मोहरे उसे कोई परेशानी नहीं होती। रॉन उन्हें उतनी अच्छी तरह से जानता था कि उसे उनसे अपनी बात मनवाने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। हैरी सीमस फिनिगन से उधार लिए मोहरों से खेला और मोहरों को उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। हैरी शतरंज का बहुत अच्छा खिलाड़ी नहीं था और वे मोहरे चिल्ला चिल्ला कर उसे अलग अलग सलाह देती थी। इसी वजह से वे वह दुविधा में पड़ जाता था। मुझे वहां मत भेजो, क्या तुम्हें उसका घोड़ा नहीं दिख रहा है? उसे भेज दो, हम उसे बिना काम चला सकते करते हैं। क्रिसमस की शाम को जब हैरी बिस्तर पर गया तो उसके मन में अगले दिन अच्छे भोजन और मौज मस्ती की आशा थी, परंतु उसके तोहफे मिलने की कोई भी उम्मीद नहीं थी। जब वह अगली सुबह जागा तो उठा और उसने देखा कि सबसे पहली चीज देखी और उसके बिस्तर पर पैरों की तरफ लगा पैकेट का ढेर था। जब हैरी बिस्तर से बाहर निकल कर आया तो उसने अपना ड्रेसिंग गाउन खींचा तो रॉन नींद भरी आवाज में बोला, हैप्पी क्रिसमस तुम्हें भी। हैरी ने कहा, इधर देखो तो सही, मुझे तोहफे मिले हैं। और तुम किस चीज की उम्मीद कर रहे थे? शलजमों की? रॉन ने अपनी तोहफों के ढेर की तरफ देखते हुए कहा, जो हैरी के ढेर से काफी बड़ा था। हैरी ने सबसे ऊपर वाला पैकेट उठाया। यह मोटे भूरे कागज से लिपटा हुआ था। इस पर लिखा हुआ था, हैरी को हैग्रिड की ओर से। अंदर लकड़ी की एक अनगढ़ बांसुरी थी। जाहिर था हैग्रिड ने उसे खुद बनाया था। हैरी ने बांसुरी को बजाई और उसने कुछ हद तक उल्लुओं जैसी आवाज निकाली। दूसरे बहुत मोटे पैकेट में एक चिट्ठी थी। हमें तुम्हारा संदेश मिला और हम तुम्हारा क्रिसमस का तोहफा साथ भेज रहे हैं। वर्नोन अंकल और पिटूनिया आंटी की ओर से। कागज के साथ 50 पेंस का एक सिक्का सेलो टेप से चिपका हुआ था। यह उनकी उदारता है, हैरी ने कहा। रॉन 50 पेंस के सिक्के को देखकर मोहित हो गया। अद्भुत, उसने कहा। क्या आकार है? यह पैसा है, तुम इसे रख सकते हो, हैरी ने कहा और वह हंसा कि रॉन कितना खुश दिख रहा था। हैग्रिड हो गया, मेरे अंकल आंटी हो गए, बाकी तोहफे किसने भेजे? मुझे लगता है मैं जानता हूँ ये किसने भेजे हैं। रॉन ने थोड़ी गुलाबी होते हुए एक बड़े से उभरे पैकेट की तरफ इशारा किया। मेरी मम्मी ने। मैंने उन्हें बताया था कि तुम तोहफे की उम्मीद नहीं कर रहे और अरे नहीं, उसने दर्द भरी आवाज में कहा, उन्होंने तुम्हारे लिए बीजली स्वेटर बना दिया। हैरी ने पैकेट फाड़ा। उसमें हाथों से बना एक मोटा हरे रंग का स्वेटर था और साथ ही घर पर बनी कैंडी का एक पैकेट था। हर साल वे हम लोगों के लिए स्वेटर बनाती हैं, रॉन ने अपना पैकेट खोलते हुए कहा, और मेरा हमेशा मैरून रंग का होता है। तुम्हारी मम्मी सचमुच बहुत अच्छी हैं, हैरी ने कैंडी चबाते हुए कहा, जो बहुत स्वादिष्ट थी। उसके अगले तोहफे में भी मिठाइयाँ थी। हरमाइनी ने चॉकलेट के मेंढकों का एक बड़ा सा बॉक्स भेजा था। अब सिर्फ एक पैकेट बचा है। हैरी ने उसे उठाया और टटोला। वे बहुत हल्का था। हैरी ने उसे खोला। कोई पानी जैसी और चांदी जैसी भूरी चीज फिसलकर फर्श पर गिर गई और चमकने लगी। रॉन के मुंह से आह निकल गई। मैंने इसके बारे में सुना है, उसने बहुत धीमी आवाज में कहा और हर स्वाद की टॉफियों का अपना पैकेट गिरा दिया जो हरमाइनी ने उसे भेजा था। अगर यह वही है तो जो मैं सोच रहा हूँ तो यह सचमुच दुर्लभ है और सचमुच कीमती है। यह क्या है? हैरी ने उसे चमकते चांदी जैसे कपड़े को फर्श से उठा लिया। उसे छूना अजीब सा एहसास था, जैसे पानी को ठोस कपड़े में बुन दिया गया हो। यह अदृश्य चोगा है। रॉन के चेहरे पर आश्चर्य के भाव थे। मुझे विश्वास है यह वही है, पहनकर देखो। हैरी ने चोगे
को अपने कंधे के ऊपर डाला और रॉन की चीख निकल गई, वही है, देखो तो सही। हैरी ने अपने पैरों की तरफ देखा, परंतु वे गायब थे। वह दर्पण की तरफ गया। उसका प्रतिबिंब उसे दिखाई दे रहा था, परंतु उसे सिर्फ अपना सिर बीच हवा में लटकता दिख रहा। बाकी का सिर अदृश्य हो गया था। उसने चोगे को अपने सिर पर से खींचा और अब दर्पण में उसका प्रतिबिंब नहीं दिख रहा था। इसके साथ एक चिट्ठी भी है, रॉन ने अचानक कहा। यह चिट्ठी इसमें से निकलकर गिरी है। हैरी ने चोगा उतारा, चिट्ठी उठा ली। छोटी गोल लिखावट में, जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था, यह शब्द लिखे थे, तुम्हारे डैडी मरने से पहले इसे मेरे पास छोड़ गए थे। अब वक्त आ गया है यह तुम्हें लौटा दिया जाए। ध्यान से इस्तेमाल करना। बहुत सुखद क्रिसमस की मुबारकबाद। इसके नीचे किसी के साइन नहीं थे। हैरी ने चिट्ठी को घूरा। रॉन चोगे को हसरत भरी निगाहों से देख रहा था। मैं इसके लिए कुछ भी दे सकता हूँ, उसने कहा। कुछ भी? क्या हुआ? कुछ नहीं, हैरी ने कहा। उसे बहुत अजीब लग रहा था। यह चोगा किसने भेजा है? क्या यह वही सचमुच उसके डैडी के पास था? इससे पहले कि वह कुछ और कहे या सोच पाता, कमरे का दरवाजा खुला। फ्रेड और जॉर्ज वीली धड़धड़ाते हुए अंदर घुसे। हैरी ने तत्काल चोगे को छिपा लिया। वह इसे किसी और को नहीं दिखाना चाहता था, कम से कम इस वक्त तो बिल्कुल नहीं। क्रिसमस मुबारक हो। अरे देखो तो सही, हैरी को भी बिजली स्वेटर मिला है। फ्रेड और जॉर्ज नीले स्वेटर पहने हुए थे, जिनमें एक पर बड़े पीले अक्षर से एफ लिखा था, दूसरे पर बड़े पीले अक्षर से जी लिखा था। हैरी को हमसे अच्छा है मिला है, फ्रेड ने हैरी का स्वेटर उठाकर कहा। जाहिर है कि वे तब अधिक मेहनत करती हैं जब आप परिवार के ना हो। तुमने अपना स्वेटर क्यों नहीं पहना, रॉन? जॉर्ज ने पूछा। चलो इसे पहनो, यह अच्छा और गर्व है। मैरून रंग से मुझे नफरत है, रॉन ने अधूरे मन से दर्द भरी आवाज में कहा, और स्वेटर पहन लिया। तुम्हें स्वेटर पर कोई अक्षर नहीं लिखा, जॉर्ज ने देखते हुए कहा। उन्हें लगता है तुम अपना नाम नहीं भूलोगे, परंतु हम बेवकूफ नहीं हैं। हम जानते हैं हमारा नाम फ्रेड ग्रैंड जॉर्ज है। शोर क्यों हो रहा है? पर्सी बिजली दरवाजे में अपना सिर घुसाते हुए खड़ा था और शिकायत भरे अंदाज में बोल रहा था। जाहिर था वह अपने तोहफों को खोलते खोलते बीच में ही आ गया था, क्योंकि उसके हाथ में एक स्वेटर था जिसे फ्रेड ने पकड़ लिया। पी यानी प्रीफेक्ट। इसे पहनो पर्सी, चलो हम सभी अपने स्वेटर पहनते हैं, यहाँ तक कि हैरी को भी एक स्वेटर मिला है। मैं नहीं चाहता, पर्सी ने कहा, परंतु वीजली बंधुओं ने स्वेटर को उसके सिर में जबरदस्ती डाल दिया और इसे कोशिश में पर्सी का चश्मा नीचे खिसक गया। और तुम आज प्रीफेक्ट के साथ नहीं बैठोगे, जॉर्ज ने कहा। क्रिसमस परिवार के साथ बैठने का दिन होता है। वे लोग पर्सी के हाथ पीछे बांधकर उसे धकेलते हुए कमरे से बाहर ले गए। पर्सी की बांह स्वेटर में फंसी हुई थी। हैरी ने पूरी जिंदगी में ऐसा क्रिसमस डिनर कभी नहीं खाया था। 100 मोटी भुनी टर्की, भुने हुए आलू, मोटी पोर्क कबाबों की प्लेटें, मक्खन लगी मटर की कटोरियाँ, गाढ़ी और लजीज मेवे डली ग्रेवी और क्रैनबेरी सॉस की चांदी की नावें, और टेबल के पास हर कुछ फुट दूर जादूगरों के पटाखे का ढेर। यह अद्भुत पटाखे कमजोर मगलू पटाखों की तरह नहीं थे जिन्हें डसली परिवार आमतौर पर खरीदता था, जिनमें छोटे प्लास्टिक के खिलौने और कागजी पतले की हैट होते थे। हैरी ने फ्रेड की तरफ जादूगरों के पटाखे चलाए, जिनसे बहुत सिर्फ आवाज ही नहीं हुई बल्कि तोप के गोले की तरह आवाज करता हुआ गया और उन सभी के नीले धुएं के बादल में लपेट लिया। जबकि इसके अंदर के धमाके के साथ एरियल एडमंड का हैट निकला और कुछ जिंदा सफेद चूहे बाहर आए, और ऊपर ऊंची टेबल पर डम्बलडोर ने जादूगरों वाली नुकीली टोपी की बजाय फूलों वाली टोपी पहन रखी थी। वे एक चुटकुले पर हंस रहे थे जो प्रोफेसर फ्लिटविक ने अभी अभी पढ़कर सुनाया था। टर्की के बाद सुलगती हुई क्रिसमस पुडिंग्स आई। पर्सी की स्लाइस के अंदर एक चांदी का सिकल छुपा था, जिसकी वजह से उसके दांत टूटते टूटते बचे। हैरी ने देखा कि ज्यादा शराब पीने के कारण हैग्रिड का चेहरा लाल हो गया था, और आखिरकार हैग्रिड ने प्रोफेसर मैकगोनागल का गाल चूम लिया, और हैरी को यह देखकर अचंभा हुआ और गुस्से होने की वजह भी हंसी शर्माई और उनका हेड तिरछा हो गया। जब हैरी आखिरकार टेबल से उठा तो पटाखों से निकलकर बहुत सी चीजें उसके ऊपर गिरी, जिनमें कभी न फूटने वाले चमकदार गुब्बारों का एक पैकेट था,
वे खुद के मसे उगाए की किट थी और उसके खुद का जादूगरों वाला शतरंज का नया सेट था। सफेद चूहे गायब हो चुके थे और हैरी के मन में यह भयानक विचार आया कि शायद उन चूहों की किस्मत में मिसेस नॉरिस का डिनर बनना लिखा था। हैरी और वीजली भाइयों ने दोपहर बहुत अच्छे ढंग से गुजारी। वे मैदान में बीच बर्फ के गोलों की घमासान की लड़ाई करते रहे। फिर वे ठंडे, गीले और हाँफते हुए गर्दवार के हॉल की आग के पास लौट आए, जहां हैरी ने अपना नया शतरंज सेट खोला और रॉन ने उसे बुरी तरह से हरा दिया। हैरी को लग रहा था कि अगर पर्सी ने उसकी इतनी मदद करने की कोशिश न की हुई थी, शायद वह इतनी बुरी तरह से नहीं हारता। टर्की सैंडविच, कॉम्फर्ट स्पंज केक और क्रिसमस के केक के साथ चाय पीने के बाद हर एक को लगा कि पेट ज्यादा भर चुका है और अब सोने से पहले ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता। शायद पर्सी को फ्रेड और जॉर्ज के पीछे पूरे ग्रंथवार के हॉल में भागते देखने के अलावा, क्योंकि उन्होंने उसका प्रीफेक्ट वाला बिल्ला चुरा लिया था। यह हैरी का अब तक का सबसे अच्छा क्रिसमस था, परंतु पूरे दिन उसके दिमाग में कोई चीज घुमड़ रही थी। जब वह सोने के लिए अपने बिस्तर पर गया, तब तक वह इसके बारे में ठीक तरह से नहीं सोच पाया। अदृश्य चोगा और इससे किसने भेजा था? रॉन के पेट में ढेर सारी टर्की और केक था तथा उसे परेशान करने के लिए कोई रहस्यमय वस्तु भी नहीं थी। इसीलिए उसने जैसे ही अपने बिस्तर के पर्दे लगाए, वह तत्काल सो गया। हैरी अपने बिस्तर के किनारे पर झुका और उसने इसके नीचे से चोगे को बाहर निकाला। उसके डैडी का था। उसने उस कपड़े को अपने हाथ के ऊपर तैरने दिया, जो रेशम से भी चिकना और हवा की तरह हल्का था। ध्यान से इस्तेमाल करना, चिट्ठी में लिखा था। उसे इसे पहनकर देखना चाहिए। अभी वह बिस्तर से बाहर निकला और उसने चोगे को अपने ऊपर लपेट लिया। जब उसने अपने पैरों की तरफ देखा तो वह सिर्फ चांदी की छाएं दिख रही थी। यह बहुत अजीब एहसास था। ध्यान से इस्तेमाल करना। अचानक हैरी पूरी तरह से चौकन्ना हो गया। इस चोगे में पूरा हॉगवर्ट्स उसके सामने खुला था। वह अंधेरे और खामोशी में खड़ा था, परंतु उसके अंदर रोमांच का तूफान उमड़ रहा था। वह इसे पहनकर कहीं भी जा सकता, कहीं भी, और फिल्च को पता भी नहीं चलेगा। रॉन अपनी नींद में बुदबुदाया, क्या उसे यह जागना ठीक रहेगा? किसी चीज ने उसे रोक दिया। उसके डैडी का चोगा। उसे लगा इस बार पहली बार वह अकेले ही इसका इस्तेमाल करना चाहता है। वह कमरे से बाहर निकला, सीढ़ियां उतरा, हॉल के पार गया और तस्वीर की छेद से कूदकर चला गया। कौन है? मोटी औरत चीखी। हैरी कुछ नहीं बोला। वह गलियारे में तेजी से चलता गया। उसे कहाँ जाना चाहिए? वह रुक गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह सोच रहा था, तभी उसके दिमाग में एक विचार आया। लाइब्रेरी, वहाँ जहाँ जाना मना है। वह जितनी देर तक पढ़ना चाहे पढ़ सकता, और जब तक वह पढ़ सकता था, जब तक वह यह पता न लगा कि फ्लेमेल कौन है। वह आगे की तरफ चल दिया। चलते समय उसके अदृश्य चोगे को उसने चारों तरफ कसकर लपेट रखा था। लाइब्रेरी में घना अंधकार था और बड़ा अजीब सन्नाटा था। हैरी ने एक लैंप जलाया ताकि किताबों की लाइन के बीच का रास्ता देख सके। ऐसा लग रहा था जैसे लैंप हवा में तैर रहा हो। हालांकि हैरी जानता था कि उसका हाथ इस लैंप को पकड़ो, परंतु यह देखकर उसे कपकपी छूट रही थी। जहां जाना मना है, वह हिस्सा लाइब्रेरी के ठीक पीछे की तरफ था। सावधानी से उस रस्सी को पार करते हुए जो उन किताबों को बाकी की लाइब्रेरी से अलग करती थी, उसने अपना लैंप उठाया ताकि उनका नाम पढ़ सके। किताबों के नाम से उसे ज्यादा कुछ समझ नहीं आया। उसके उखड़े हुए धुंधले सुनहरे अक्षरों वाली भाषा में थे, जो हैरी के पल्ले नहीं पड़ रहे थे। कुछ किताबों तो बिना नाम की ही थी। एक किताब पर एक गहरा धब्बा था जो खून की तरह भयानक दिख रहा था। हैरी के गले के पीछे के बाल खड़े हो गए। शायद यह उसके मन का वहम था, शायद ऐसा ना हो, परंतु उसे लगा जैसे किताबें धीमे धीमे फुसफुसा रही हैं, जैसे वे जानती हैं कि वहां पर कोई ऐसा व्यक्ति घुस आया है जिसे वहां नहीं होना चाहिए। उसे कहीं से तो शुरुआत करनी होगी। लैंप को फर्श पर सावधानी से रखते के बाद में उसने सबसे ऊंचे की तरफ नीचे वाले शेल्फ की किसी ऐसी किताब की तलाश की जो एक बड़ी सी काली सफेद किताब पर अपनी आंखें ठहर गईं। उसने इसे कठिनाई से निकाला क्योंकि वह बहुत भारी थी और अपने घुटने पर रखकर खोला। एक तेज और दिल दहला देने वाली चीख जो शांति को चीरती हुई निकली। किताब चीख रही थी। हैरी ने उसे तत्काल बंद कर दिया, परंतु किताब फिर भी चीखती रही और
उसमें से कान को पर्दे फाड़ देने वाली आवाज आती रही। वह पीछे की तरफ लड़खड़ाया, उसकी ठोकर लगने से लैंप गिर गया और तत्काल बुझ गया। आतंकित होकर उसने सुना कि बाहर गलियारे में कदमों की आहट सुनाई दे रही। चीखती हुई किताब को वापस सेल पर रखते हुए वह भागा। दरवाजे के पास से फिल्च के पास से गुजरा। फिल्च की पीली अजीब आंखें सीधे उसके पार देख रही थीं। हैरी फिल्च के खुले हुए हाथ के नीचे से फिसलते हुए गलियारे की तरफ निकल आया। किताब की चीखें अब भी उसके कानों में गूंज रही थीं। वह एक ऊंचे कवच के सामने अचानक लुका। लाइब्रेरी से बाहर निकलने के चक्कर में वह इतना उलझा था कि उसे ध्यान ही नहीं था कि वह कहाँ जा रहा। शायद इसके लिए कोई अंधकार वाला जिम्मेदार था। वह यह नहीं पहचान पाया कि वह कहाँ जा रहा था, कहाँ है। उसे यह इतना भी मालूम था कि किचन के पास एक कवच था, परंतु किचन तो उसके 5 मंजिल नीचे होना चाहिए। आपने मुझसे कहा था प्रोफेसर कि अगर कोई रात को बाहर घूमे तो सीधे आपके पास आऊं, कोई लाइब्रेरी की जगह पर जहां जाना मना है। हैरी के चेहरे के रंग उड़ गए। वह जहां था फिल्च को वहां का शॉर्टकट मालूम था, क्योंकि उसकी धीमी चिकनी आवाज करीब आती जा रही थी। हैरी का दिल धक रह गया। उसने सुना कि जवाब देने वाला आदमी स्नेफ था। जहां जाना मना है, वे ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, हम उन्हें पकड़ लेंगे। जब फिल्च और स्नेप आगे वाले मोड़ से अंदर आए तो हैरी उसी जगह पर मूर्ति की तरह खड़ा था। यह सच था कि वे उसे देख नहीं सकते, परंतु गलियारे बहुत सकरा था। अगर वे लोग ज्यादा करीब आए तो सीधे उससे टकरा जाएंगे। चोगे के बावजूद उसके शरीर ठोस तो था ही। वह जितनी शांति से पीछे हट सकता था हटा। उसकी बाएं तरफ एक दरवाजा थोड़ा खुला था। वह इकलौती आशा थी। वह सिकुड़कर उसके अंदर घुस गया। उसने अपनी सांस रोकी और वह कोशिश कर रहा था कि दरवाजा हिले नहीं। उसे बहुत राहत मिली जब वह बिना कोई आवाज के कमरे के भीतर घुसने में कामयाब हो गया। स्नेप और फिल्च सीधे निकल गए। हैरी दीवार से टिककर गहरी सांसें लेने लगा और उसके कदमों के ऊपर होती आहट सुनाई दे रही थी। वह बाल बाल बच गया था, परंतु बाल बाल बच गया था। कुछ सेकंड बाद ही वह इस स्थिति में आके वह देख सके कि वह जिस कमरे में घुसा था वहां कौन सा कमरा था। यह ऐसा क्लासरूम था जिसका इस्तेमाल अब नहीं होता था। दीवार से डेस्क और कुर्सियों के अंधेरे आकार टिके हुए थे। रद्दी कागजों की बाल्टी उल्टी रखी थी, परंतु उसके सामने दीवार से एक ऐसी चीज टिकी थी जो यहाँ की नहीं दिख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने इसे सिर्फ रास्ते से हटाने के लिए यहाँ रख दिया हुआ। यह एक शानदार दर्पण था, छत तक ऊंचा। इस पर सोने का फ्रेम था और यह 2 पंजों पर खड़ा था। इसके ऊपर एक वाक्य लिखा था, हूँ तखादी शहीवाक की अही नहराचे कापिया में। अब चूंकि फिल्च और स्नेक की आवाज आना बंद हो गई थी, इसीलिए उसका डर भी कम होने लगा था। हैरी दर्पण के सामने आया। वह खुद का प्रतिबिंब देखने लगा, परंतु उसे एक बार फिर कोई प्रतिबिंब नहीं दिखा। वह इसके सामने खड़ा हो गया। उसे अपनी चीख रोकने के लिए मुंह पर हाथ रखना पड़ा। वह पीछे घूमा। उसका दिल अभी जितनी तेजी से धड़क सकता था उतनी तेजी से यह अब भी नहीं धड़का था। जब वह किताबें चीखी थी, क्योंकि दर्पण में वह अकेला नहीं था, बल्कि उसके पीछे बहुत से लोग खड़े थे, परंतु कमरा तो खाली था। तेज तेज सांसें आते हुए वह धीमी से एक बार फिर दर्पण की तरफ मुड़ा। उसका प्रतिबिंब इसमें दिखाई दे रहा था, सफेद और डरा हुआ, और वह ठीक उसके पीछे कम से कम 10 और लोगों के प्रतिबिंब थे। हैरी ने फिर अपने कंधे के पीछे देखा, परंतु अब भी वहां कोई नहीं था। क्या वे लोग भी अदृश्य थे? क्या सचमुच यह अदृश्य लोगों से भरे कमरे में था? क्या इस दर्पण का जादू यह था कि यह उस सबका प्रतिबिंब दिखाता, चाहे वे अदृश्य हो या दृश्य? उसने दोबारा दर्पण देखा। उसके प्रतिबिंब के ठीक पीछे खड़ी एक महिला उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी, हाथ हिला रही थी। उसने अपना हाथ पीछे की तरफ बढ़ाया और उसका हाथ सिर्फ हवा से टकराया। अगर वह सचमुच महिला होती तो वह यह तय करती थी कि वह उसे छू लेता, क्योंकि उसका प्रतिबिंब बहुत ही पास था, परंतु उसने सिर्फ हवा में ही महसूस किया। यानी वह और बाकी लोगों सिर्फ दर्पण में ही मौजूद थे। वह बहुत सुंदर महिला थी। उसके गले तक लाल बाल थे और उसकी आंखें बिल्कुल मेरी तरह, हैरी ने सोचा, और यह दर्पण के थोड़ा और करीब खिसक आया। चमकीली हरी
बिल्कुल वही आंखें, परंतु फिर उसने देखा वह रो रही है, मुस्कुरा रही थी, परंतु साथ में वह रो भी रही थी। उसके पास खड़े लंबे पतले काले बालों वाला आदमी ने उसके चारों तरफ अपनी बाह लपेट रखी थी। वह चश्मा पहने था और उसके बाल बहुत उलझे थे, जो पीछे की तरफ चिपके थे, जैसे हैरी के थे। हैरी अब दर्पण के इतने करीब आ गया था कि उसकी नाक लगभग उसके प्रतिबिंब को छू रही थी। मम्मी, वह फुसफुसाया, डैडी। वे सिर्फ उसकी तरफ मुस्कुराते देखते रहे। धीरे धीरे हैरी ने शीशे में बाकी लोगों के चेहरे देखे। उसे अपने जैसी हरी आंखें, अपने जैसे नाक की कई जोड़ियां दिखीं। एक नाटा भूरा बूढ़ा आदमी तो ऐसा था जिसके घुटने हैरी की तरह गांठदार थे। जिंदगी में पहली बार हैरी अपने परिवार को देख रहा था। पॉटर परिवार मुस्कुराया और उसने हैरी की तरफ हाथ हिलाकर वह उनकी तरफ भूखी निगाहों से देख रहा था। उसके हाथ दर्पण पर टिके थे, जिससे उसे यह लग रहा था कि उसके अंदर घुसकर उन्हें छू सकता था। इसके भीतर दर्द की लहर उठ रही थी। इसमें आधी खुशी और आधा दुख था, बहुत भयानक दुख। उसे नहीं मालूम वह वहां कितनी देर तक खड़ा रहा। प्रतिबिंब गायब नहीं हुए और वह देखता रहा, एकटक देखता रहा, जब तक कि दूर से आती एक आवाज ने उसे फिर से होश में नहीं लाया। वह वहां पर अब और नहीं रुक सकता था। उसे वापस अपने बिस्तर पर जाना होगा। उसने अपनी माँ के चेहरे से अपनी आंखें हटाई और फुसफुसाया, मैं नहीं जाऊंगा और मैं फिर आऊंगा। और फिर तेजी से कमरे से बाहर निकल गया। तुम मुझे भी तो जगा सकते थे, रॉन ने चढ़कर कहा। तुम आज रात चल सकते हो, मैं दोबारा जाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें दर्पण दिखाना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी मम्मी डैडी को देखना चाहूंगा, रॉन ने उत्सुकता से कहा। और मैं तुम्हारे परिवार, पूरे वीजली परिवार को देखना चाहूंगा। तुम मुझे अपने बाकी भाई और सब लोग दिखा सकते हो। तुम उन लोगों से कभी नहीं मिल सकते हो, रॉन ने कहा। बस गर्मियों में मेरे घर पर आ जाओ। वैसे हो सकता है शायद यह दर्पण सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखा सकता हूँ जो मर चुके हों। हालांकि मेल्फॉय को का पता ना लगने बड़ी बुरी बात है। थोड़ा सा बेकिन या कोई चीज़ लोगे? तुम कुछ खा क्यों नहीं रहे हो? हैरी ने कुछ भी नहीं खाते बन रहा था। उसने अपने मम्मी डैडी को देख लिया था और वह आज रात उन्हें फिर दोबारा देखने जा रहा था। वह फ्लेमिंग को लगभग भूल चुका था। अब यह काम उसे इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं लग रहा था। अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि 3 सिर वाला कुत्ता किस चीज़ की रखवाली कर रहा है, और अगर स्नेप उसे चुरा भी ले तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। तुम ठीक तो हो, रॉन ने कहा। तुम अजीब दिख रहे हो। हैरी को सबसे ज़्यादा डर इस बात का था कि वह दर्पण वाले कमरे को दोबारा नहीं ढूंढ पाएगा। चूंकि चोगे में रॉन भी लिपटा था, इसलिए उन्हें पिछली रात की तुलना में धीमे चलना पड़ा। उन्होंने लाइब्रेरी से हैरी के रास्ते को खोजने की कोशिश की। लगभग 1 घंटे तक गलियारे में भटकते रहे। ठंड के मारे मेरी कुल्फी जम रही है, रॉन ने कहा। दर्पण को छोड़ो और वापस चलो। नहीं, हैरी ने फुसफुसा कर कहा, मैं जानता हूँ वह यहीं कहीं पर है। वे एक लंबी जादूगरनी की भूत के पास से गुजरे थे, दूसरी दिशा में जा रही, परंतु इसके अलावा उन्हें कोई और नहीं दिखा। जब रॉन करा रहा था, उसके पैर ठंड के मारे सुन्न हो गए थे। तभी हैरी ने कवच देखा। यहीं, बस यहीं पर। हाँ, उन्होंने दरवाजा खोला और उसे धक्का दिया। हैरी ने अपने कंधे से चोगा हटाया और दर्पण की तरफ भागा। उसका परिवार वहीं था। उसके मम्मी डैडी उसे देखते ही खुशी से मुस्कुराए। देखो, हैरी फुसफुसाया। मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, रॉन ने जवाब दिया। देखो, उन लोगों को देखो, बहुत सारे लोग हैं। मुझे सिर्फ तुम दिख रहे हो। इसमें ठीक से देखो। चलो यहाँ आकर खड़े हो जाओ। वह वहाँ खड़े होकर देखो। हैरी एक तरफ हट गया। चूंकि अब रॉन दर्पण के सामने खड़ा हो गया, इसलिए अब हैरी को अपना परिवार नहीं दिख रहा था। उसे सिर्फ ऊनी पजामा पहले रॉन दिख रहा था। रॉन अपने प्रतिबिंब को मंत्रमुग्ध नजरों से एकटक देख रहा था। मेरी तरफ देखो। क्या तुम अपने सारे परिवार को अपने साथ खड़े होकर देख सकते हो? नहीं, मैं अकेला हूँ, परंतु मैं थोड़ा बड़ा हो गया हूँ और मैं हेड बॉय हूँ। क्या? मैं उस तरह का बिल्ला लगाया हूँ जिस तरह बिल लगाया करता था। मेरे हाथ में हाउस कप और क्विडिच कप है। मैं क्विडिच का कप्तान भी हूँ। रॉन ने इस अद्भुत दृश्य से अपनी आंखें हटाते हुए हैरी की तरफ रोमांचित भाव से, क्या तुम्हें लगता है यह दर्पण भविष्य दिखाता है? यह कैसे हो सकता है? मेरा परिवार मर चुका है। मुझे एक बार और देखने दो। तुमने कल पूरी रात दर्पण देखा, मुझे थोड़ी देर और देखने दो।
तुम्हारे हाथ में सिर्फ क्विडिच कप है, इसमें क्या खास बात है? मैं अपने मम्मी डैडी को देखना चाहता हूँ। मुझे धक्का मत दो। बाहर के गलियारे से अचानक एक आवाज आई जिससे उनकी बहस बंद हो गई। उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि वे कितनी जोर जोर से बोल रहे थे। जल्दी! रॉन ने फुर्ती से अपने और हैरी की तरफ चोगा फेंका और तभी मिसेस नॉरिस की चमकती आंखें दरवाजे पर नजर आईं। रॉन और हैरी चुपचाप खड़े होकर एक ही बात सोच रहे थे, क्या यह चोगा बिल्लियों पर भी काम करता है? ऐसा लग रहा था जैसे एक युग के बाद बिल्ली पलटी और चली गई। वह अब रुकना खतरे से खाली नहीं है। वह फिल्च को बुलाने गई होगी। मैं शर्त लगा सकता हूँ उसने हमारी बातें सुन ली होंगी। चलो। और रॉन और हैरी उस कमरे से बाहर चले गए। बर्फ अगली सुबह भी नहीं पिघली। शतरंज खेलोगे हैरी? नहीं। तो फिर हम बाहर चले हैग्रिड से मिलने? नहीं, तुम चले जाओ। मैं जानता हूँ तुम किस बारे में सोच रहे हो हैरी, दर्पण के बारे में। आज की रात मत जाना। क्यों? मैं नहीं जानता, मुझे सिर्फ कुछ खटक लगा है। मुझे कुछ खटक रहा है। वैसे भी तुम पहले ही इस बार बाल बाल बच चुके हो, कई बार। फिल्च, स्नेप, मिसेस नॉरिस चारों तरफ घूम रहे हैं। इससे क्या फर्क पड़ता है? वे लोग तुम्हें देख नहीं सकते। मान लो वे तुमसे टकरा गए, या मान लो वे तुमसे किसी चीज से टकरा जाओ। तुम हरमाइनी की तरह बातें कर रहे हो। मैं सच कह रहा हूँ हैरी, मत जाओ। परंतु हैरी के मन में सिर्फ एक विचार था, यही कि दर्पण के सामने वापस जाएगा और रॉन उसे ऐसा करने से नहीं रोक सकता। तीसरी रात को उसने अपना रास्ता पहले से जल्दी खोज लिया। उसे मालूम था कि वह तेज तेज चल रहा है, जिस वजह से बहुत सी आवाज हो रही है, और ऐसा करना समझदारी नहीं। परंतु उसे रास्ते में कोई नहीं मिला और एक बार फिर उसकी मम्मी डैडी उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। उसके एक दादाजी जो खुशी के मारे सिर हिला रहे थे। हैरी दर्पण के सामने फर्श पर बैठ गया और वहां रात भर अपने परिवार के साथ बैठने वाला था, और आज रात उसे कोई नहीं रोक सकता था, कोई भी नहीं, सिवाय तो हैरी फिर आ गए। हैरी को ऐसा लगा जैसे उसके भीतर का खून जमकर बर्फ हो गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। दीवार के पास रखी कुर्सी में एक पर और कोई नहीं बल्कि प्रोफेसर डम्बलडोर बैठे। हैरी उनके पास से गुजरा होगा, परंतु दर्पण तक पहुंचने के लिए इतना बेताब था कि उसने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। मैं आपको नहीं देख पाया सर। अजीब बात है हैरी, लगता है अदृश्य होने से तुम्हारी आंखें कमजोर हो गई हैं, डम्बलडोर ने कहा। और हैरी को यह देखकर राहत मिली कि वे मुस्कुरा रहे थे। तो डम्बलडोर ने कहा कि और वे भी कुर्सी से उतरकर हैरी के पास फर्श पर बैठ गए। तुम्हारे पहले इसे देखने वाले सैकड़ों लोग इस तरह तुम पर भी सहवाग के दर्पण का जादू कर दिया है। मैं नहीं जानता कि यह क्या काम करता है सर। इसका क्या नाम है सर? परंतु मुझे उम्मीद है अब तुम यह एहसास हो गया होगा कि यह क्या करता है। यह मुझे मेरा परिवार दिखाता है। और रॉन को क्या दिखाता है? कि वह हेड बॉय बन गया है। आपको कैसे मालूम? मुझे अदृश्य होने के लिए किसी चोगे की जरूरत नहीं है, डम्बलडोर ने कहा। अब क्या तुम अंदाजा लगा सकते हो सहवाग का दर्पण हम सबको क्या दिखाता है? हैरी ने अपना सिर इनकार से हिलाया। मैं थोड़ा समझा दूं। दुनिया का सबसे सुखी आदमी सहवाग का दर्पण का प्रयोग किसी आम दर्पण की तरह कर सकता है। यानी जब वह इसमें देखेगा तो उसे अपना बिल्कुल वही स्वरूप दिखाई देगा जो उसका असली स्वरूप है। क्या इससे तुम्हें मदद मिली? हैरी ने सोचा। फिर उसने धीमे से कहा, यह हमारी ख्वाहिशें दिखाता है, चाहे हमारी ख्वाहिश जो भी हो, सही भी और गलत भी। डम्बलडोर ने शांति से कहा, यह हमें हमारे दिल की बहुत सबसे प्रबल, सबसे गहरी ख्वाहिश दिखाता है, ना सिर्फ उससे अधिक, ना उससे कम। तुम अपने परिवार से कभी नहीं मिले हैरी, इसलिए तुम्हें उन्हें अपने चारों तरफ खड़ा इसमें देखते हो। रोनाल्ड वीजली जो हमेशा अपने भाइयों की छाया में रहा है और अपने आप को अकेला देखता रहा है, उन सबसे बेहतर स्थिति में। बहरहाल यह दर्पण हमें ना तो ज्ञान देता है, ना ही सच्चाई। लोग इसके सामने खड़े होने के बाद बर्बाद हो गए। उन्होंने इसमें जो कुछ देखा वे उससे मुग्ध हो जाते हैं या पागल हो जाते हैं, क्योंकि वे नहीं जानते कि वे जो भी देख रहे हैं वह सच नहीं है, संभव था या नहीं था। दर्पण को कल नए घर में ले जाया जाएगा हैरी, और मैं चाहूंगा कि तुम दोबारा इसकी तलाश ना करो।
अगर तुम्हारा कभी इससे दोबारा सामना हो तो तुम अब तैयार रहोगे। सपने देखते रहना और जिंदगी जीना मत भूलना कोई अच्छी बात नहीं है, यह बात याद रखना। अब तुम अपने इस शानदार चोगे को वापस पहन लो और बिस्तर पर जाओ। हैरी खड़ा हो गया। सर, प्रोफेसर डम्बलडोर, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? जाहिर है तुमने अभी अभी मुझसे बहुत कुछ पूछ लिया। डम्बलडोर मुस्कुराया। बहरहाल तुम मुझसे एक और सवाल पूछ सकते हो। जब आप दर्पण में देखते हैं तो आपको क्या दिखता है? मुझे? मैं देखता हूँ कि मेरे हाथ में मोटे ऊनी मोजे हैं। हैरी देखता रहा। इंसान के पास कभी पर्याप्त मोजे नहीं रहते, डम्बलडोर ने कहा। एक और क्रिसमस आया और चला गया, लेकिन मुझे किसी ने एक जोड़ी मोजे भी नहीं दिए। मुझे सिर्फ लोग किताबें देते हैं। जब हैरी बिस्तर पर गया तब जाकर उसे यह एहसास हुआ कि डम्बलडोर शायद पूरी तरह से सच नहीं बोलते, परंतु स्कैबर्स को अपने तकिए से दूर हटाते हुए उसने सोचा कि यह बहुत व्यक्तिगत सवाल भी तो था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।